हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू टू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो ऑन द फेस देखने में हमें इतनी हार्मफुल, इतनी डेंजरस नहीं लगती हैं, लेकिन वो इंटरनली बहुत डेंजरस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे पहली बात करूं जो मेरे एकदम सीधा माइंड में आ रहा है कि भैया दोस्त के बेस में दुश्मन होता है। कई बार सबने एनकाउंटर किया होगा ऐसा, तो ठीक है जी, कि हम किसी को बहुत अच्छा अपना फ्रेंड मान लेते हैं, बट वो फिर हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल जाता है, गेम खेल जाता है। यार इसमें कुछ नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। दूसरी बात मैं करूं जो दूसरा मेरे माइंड में आ रहा है, बहुत ही फनी है कि शांत अंधेरी रात में सड़क पे बैठा हुआ कुत्ता। मतलब आप अकेले कहीं घर जा रहे हो या किसी दोस्त के साथ जा रहे हो, शांति से कोने में कुत्ता बैठा होगा, और जब तक आप पास नहीं पहुंच जाओगे तब तक कुछ नहीं खाएगा। जैसे ही उससे क्रॉस करोगे, पता नहीं एकदम से उसको कैसा ऐसा मच्छर काटता है कि बस वो पीछे भागा चला आता है। और जी हाँ, ये तो मैंने बहुत बार एनकाउंटर किया है। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, तो यार आज का टॉपिक भी हमारा यही है, इकोनॉमिक्स के पेपर में। अब मैं ये इकोनॉमिक्स का पेपर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यार ऑन द फेस इकोनॉमिक्स हमें बहुत इजी लगती है। जब हम पढ़ते हैं तो यार लगता है कि यार ये तो हमने समझ ली, यार ये तो हो गई, यार ये तो केक वॉक है, ऐसे वर्ड्स आते हैं हमारे माइंड में। बट जब हम पेपर देकर आते हैं तब मतलब मोराल तो बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई अच्छा हुआ ये वो, और आंसर शीट आते ही मतलब एकदम से जमीन नीचे से निकल जाती है, एकदम से आसमान मतलब ऐसा काला पड़ जाता है। एकदम से क्या हो जाता है कि भाई मैं तो 80 आउट ऑफ 70 50 60 एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं हमने दे दिए 30। ठीक है जी, और दैट टू इंडियन इकोनॉमिक में काट लिया, जिसमें मैं सोच रहा था भाई थ्योरी तो कट ही नहीं सकते, थ्योरी में कौन काटता है मार्क्स, थ्योरी तो भरना होता है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, आज इस मिथ को हम दूर करेंगे आपकी। ठीक है जी, और हाफ ईयरली आपके पास है ही है, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में आंसर कैसे लिखे, आंसर फ्रेमिंग कैसे करें, कंटेंट कितना भरे, कैसे भरे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं विद एग्जांपल आपको बताने वाला हूं आपके सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 वाले से उठाए हुए कुछ क्वेश्चन, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसकी आंसर फ्रेमिंग कैसे होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं यार, कि जो आपके माइंड में ये जज बनने का ये जो सपना है ना, इसको दूर कर दो। अब आप सोच रहे हो कि सर नहीं, हमने तो जज नहीं बनना, सर कॉमर्स लॉ वो सर आपने लॉ करी है, हमने नहीं करनी लॉ वो। ठीक है, नो डाउट आपके माइंड में ऐसा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जज बनने का मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि जो आप फेयरनेस दिखाना चाहते हो ना अपनी आंसर शीट में, कि भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 6 नंबर जितना 1.5-2 पेज भर के आऊंगा। भाई वो पुराना टाइम चला गया, वो पुराना जमाना, पता नहीं हमारे दादाओं परदादाओं के टाइम पे ऐसा होता था, अब नहीं होता मेरी जान ऐसा। अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन 1 वर्ड है और 6 नंबर लिखे हुए हैं उसके आगे, मतलब 6 मार्क्स का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 वर्ड ही करेंगे हम। वहां पर कोई ऑर्डर ऑर्डर फेयरनेस दिखाओ जी, सबूत कहाँ, ये जज नहीं बनने बैठे हैं हम कि भाई जस्टिफाई करेंगे ना, ये चीज मत करना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज आप हटा दीजिए कि भैया मेरे को तो फेयरनेस दिखानी है, बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। ठीक है, अब चलते हैं कि यार कैसे कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब जैसा आपको बताया कि आपकी इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो एंड इंडियन इको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और इंडियन इको में ज्यादातर आपको जो है क्वेश्चंस राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ती है। मैक्रो के तो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होती है, तो वो थोड़ा बहुत फिर भी इजी होता है। ठीक है, और कहीं जरा जगह तो मैक्रो में प्रैक्टिकल कवर कर लेता है, एमसीक्यू आ गए आपके 10 नंबर के, बाकी 8-10 नंबर के आपके प्रैक्टिकल आ गए, तो बचे 20 नंबर की थ्योरी, और वो भी इतनी मुश्किल नहीं होती, डायरेक्ट होती। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एनकाउंटर करते हो वो होता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपके सामने है ये मैक्रो का एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्रो में देखो क्या दे रखा है, इलेबोरेट बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 4 मार्क्स का ही आपको दे रखा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई उसने घुमा फिरा के नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें आप कैसे लिखोगे मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ, पूरा आंसर लिख के नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहली तो ये चीज मैं हर बारी बच्चों को बोलता हूँ कि वक्त रहते अपनी इंग्लिश ठीक कर दो। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश आपके सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि जब आप इंग्लिश पे फोकस करोगे तो आपकी कंटेंट राइटिंग, क्योंकि हम पढ़ते समझते कैसे, हम अपनी मातृभाषा में समझते हैं, हम हिंदी में पंजाबी में इसमें समझते हैं। ऑब्वियसली हम आंसर उसमें नहीं लिख सकते इफ वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें आंसर नहीं लिख सकते, विच मीन्स हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया कि यार हमें इंग्लिश में लिखना है। अब इंग्लिश में लिखने के लिए आपकी कंटेंट राइटिंग, आपकी वो वोकेबलरी, वो सब कई बार होता है ना यार, हम आंसर लिख रहे हैं वो वर्ड ही नहीं सूझ रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कभी इतना इंग्लिश पे गौर ही नहीं फरमाया। हम तो यार गालियां हिंदी में देते आए हैं, पंजाबी में देते आए हैं, बात करते आए हैं, ये वो एक्सेट्रा।
तो इसीलिए वक्त रहते आप सुधार लो। अच्छा, सुधारना कैसे है? इंग्लिश में कन्वर्स करो जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। नॉवेल्स रीड करो, वो सब आपको डिफरेंट वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इंग्लिश की बात करते हुए मैं आपको बता दूं आपकी कंटेंट राइटिंग कैसी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, तो आपने सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि अमंग दी अदर फंक्शंस या अमंग मेनी फंक्शंस RBI also performs one of the major function which is bankers bank and supervisor। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, ठीक है जी। मनी एंड बैंकिंग का आपका है ना, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो उसमें आप सबसे पहले बैंकर्स बैंक कैसे परफॉर्म करता है भैया, कोई लोन चाहिए हो, कोई आपका कोई हेल्प चाहिए हो, ठीक है जी, उसके अलावा लास्ट रिजॉर्ट होता है, ये वो एक्सेट्रा, ये सब आप लिख दोगे, ठीक है। और सुपरवाइजर में भैया कैश रिजर्व रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन्हें बताता है, इन्हें सुपरवाइज करता है, इनकी सारी रेगुलेशंस वो सारा आप पढ़ के जाते हो। तो वहां पर तो वो आपको उल्टी करनी ही है, लेकिन एक लिमिट में। ये नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो अब बच्चे, कई बच्चे ना माइंड में लेकर जाते हैं कि यार मैं 1 पेज भर के आऊंगा 4 नंबर में, 6 नंबर में 1.5 पेज। नहीं बेटे, ऐसे नहीं करना, परेशान हो जाएगा लिख लिख के इतना, और टीचर ने देखना भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मत करना। तो आपने सिंपल लिखना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रेमिंग कितनी अच्छी है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगी कि among many functions of the central bank or the RBI, it also performs one of the major function which is bankers bank and supervisor। It can be explained that follow, then bankers bank को अलग समझाओगे, supervisor को आप अलग समझाओगे, और बस यहाँ पर जस्टिफाइड हो गए आपके 4 मार्क्स। अब भले ही इसमें आप 2 लाइन्स लिख रहे हो, भले ही आप इसमें 2 लाइन्स लिख रहे हो और 1-2 लाइन ऊपर हो गई वो जो स्टार्टिंग की हो गई है, ठीक है जी, और लास्ट में एंडिंग देनी है तो एंडिंग भी दे देना अच्छी, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है, वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बट इन केस अगर आपको एंडिंग भी देनी है तो एंडिंग देते हुए भी आप ये कर सकते हो कि इट इज़ अ वेरी इंटीग्रल फंक्शन एज इट keeps the regulations or it keeps the banking work under the limits, under the supervision etc, which is very important in today's scenario। ऐसे करके एंडिंग भी आप दे सकते हो इफ यू वांट अगेन कंपलसरी नहीं होता। तो यहाँ पर आपके 4 नंबर मार्क्स पक्के हो जाते हैं, क्योंकि टीचर को बस ये देखना है ये कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन, ठीक है। अगर हम यही इंडियन इको में क्वेश्चन देखें, डायरेक्ट आता है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विच आर इन अ डिलैपिडेटेड का मतलब हो गया, अब देखो यहाँ पर इंग्लिश आ गया ना, डिलैपिडेटेड नहीं पता तो टीचर को बुलाते पूछते, हालांकि नहीं भी पता हो तो वैसे भी आपको पता चलेगा कॉलोनियल पीरियड में हमारे सोशियो इकोनॉमिक मतलब डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। सोशियो इकोनॉमिक तो वही होगी जो हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताते हैं, तो वही हो गया आपका। तो डिलैपिडेटेड मतलब उस वक्त पे खराब थी, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसे 3 सच इंडिकेटर्स बताने हैं दैट लेड टू वर्सनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। अब ये आपको बताना है, तो इसमें आप सिंपल सी बात, पहले तो यही क्वेश्चन की लाइन लिख दोगे एज इट इज कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन डिलैपिडेटेड स्टेट, ठीक है जी। इट इज ट्रू एंड इट इज करेक्ट, मतलब जरूरी नहीं कि इट इज ट्रू इट इज करेक्ट लिखो, क्योंकि जब तक वो नहीं मांगेगा और जब तक वो बोलेगा नहीं डी यू एग्री और नो जस्टिफाई, तब तक आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी। बट इन केस अगर आपको लगे तो आप लिख दीजिएगा कि yes, during the colonial period number of socio-economic indicators were in a dilapidated state which can be seen from the following points, ठीक है। फिर पहले पॉइंट में आपने लिख दिया कि भैया हाई, सॉरी हाई नहीं, हाँ वैसे तो हाई कर दो, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, ठीक है। फिर उसके साथ आपने लिख दिया एट 218 पर 1000, देन उसके बाद लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब उसने 3 मांगी है तो 3 ही लिखना, आप ज़्यादा होशियार मत बनना कि मैं तो इसको दिखाऊंगा ये वो, टाइम वेस्ट करोगे अपना। तीसरा हो गया लो लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ऐसे करके लिख देना 14% अराउंड इन मेल्स एंड अराउंड 7% इन फीमेल्स, ऐसा करके आप प्रॉपर इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी होते हैं, आते हैं जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट बेस्ड या फिर कोई आपके, क्या बोलूं मैं आपको, तो कोई स्टेटमेंट बेस्ड या फिर कोई डिफेंड और रिफ्यूट वाले, या फिर कोई जस्टिफाई डू यू एग्री और नॉट, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, नहीं सॉरी ये वाले नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, ये डिफेंड और रिफ्यूट वाले तो आगे हो गए, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आ गए कि जो एक पर्टिकुलर केस भी बोल देंगे कि यार ऐसा हुआ था, ठीक है जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आइडेंटिफाई करो ये वो एक्सेट्रा। जैसे कि अगर मैं मैक्रो का ये वाला क्वेश्चन देखूं तो इसमें क्या दे रखा है, अंडर आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन दी
गिवन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपके। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्या चीज उसने बोली, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर इसमें है। तो अगर हम आयुष्मान भारत स्कीम देखें तो ना कोई एसेट बन रही, ना कोई लाइबिलिटी इसमें कम हो रही है बढ़ रही, ना एसेट कोई इफेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका वो तो है नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, ये कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आप बताओगे द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन आयुष्मान भारत स्कीम is a revenue expenditure as it does not create or reduce, as it does not affect the asset or liability of the government or of the economy, ठीक है, of the nation, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे कि it is very important part of the government expenditure and it helps in the development of economy, social welfare of the economy. On the other hand capital expenditure एक बारी को मेंशन कर देंगे कि on the other hand capital expenditure इन अगर जरूरत है, अगेन अपने मन को तसल्ली देने के लिए, वैसे जरूरत नहीं, उसने नहीं मांगा, इतना भी लिखोगे, 4-5 लाइनें भी लिख दोगे, इसमें हो जाएगा आपका 3 नंबर का काम, हो जाएगा आपका 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि उसने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करो और डिस्कस करो, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो इन केस अगर दिल को तसल्ली देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दी अदर हैंड आर दी एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन आइदर क्रिएशन ऑफ एसेट और दी रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। तो एक बार को मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलो अगर यही अगर हम इंडियन इको में देखें तो रव्या वॉज इनिशियली वर्किंग एज एन ऑफिस क्लर्क इन अ फर्म इन परस्यूट टू अटेन अ हायर पोजीशन इनकम। शी अटेंडेड अ फ्यू ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन। These sessions contributed positively to her skills and expertise. Explain the impact of Ravya's decision on human capital formation. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है एक बार को ये बता देंगे, ठीक है। उसमें से अमंग द अदर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, the one which has been discussed in the given question is on the job training. It is very important in today's scenario also, ठीक है। फिर देन ऐसे ऐसे करके आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग की पूरी इंपॉर्टेंस बता दोगे, जो कि 3 नंबर में 4-5 लाइन विल बी इनफ, क्योंकि इससे ज्यादा आपने पढ़ी नहीं होगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द स्किल्स, हेल्प्स इन improving the job satisfaction, overall economic efficiency of the company improves, business improves। तो ऐसे करके आप कुछ 3-4 पॉइंटर्स आप डाल दोगे और आपका काम जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा हो जाएगा और ज्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या कोई केस एरिया उसके बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट, फिर उसके बारे में डेफिनेशन, और फिर अगर इंपॉर्टेंस आपको लग रहा है डालनी पड़ेगी तो डाल सकते हैं। तो ये हो गए आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कौन से हो गए आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो जस्टिफिकेशन मांगता है, डिफेंड और रिफ्यूट बोलता है, डू यू एग्री और नॉट बोलता है, एक्सेट्रा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम सब्सिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू सरप्लस इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो अगेन ये आपके सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो इसमें उसने सबसे पहले क्या बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने ट्रांसफॉर्म किया। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझो, देन जस्टिफाई। अच्छा, जस्टिफाई में आपको नो या यस में आंसर नहीं करना, वो कह रहा है ऐसा हुआ है, अब जस्टिफाई करो, मतलब प्रूफ दो कि ऐसा क्यों हुआ था, कोई प्रूफ है आपके पास। वो आपसे वो नहीं मांग रहा है एग्रीमेंट, या आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा है यस और नो में आंसर करो, नहीं, आप कह रहे हैं बस जस्टिफाई करो गिविंग रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो जी हाँ, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा करके लिख देंगे, इवन दो कि क्वेश्चन भी मानता है ये ट्रू है, बट हम स्टिल बोल देंगे कि ये ट्रू है, ठीक है। बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस या प्री ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिपेंडेंस तो नहीं सॉरी, प्री ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, द फार्मर्स वर यूज्ड टू डूइंग सबसिस्टेंस फार्मिंग इन विच दे ओनली ग्रो द क्रॉप्स for their use only, for their consumption only, that much crops they grow for their consumption only, even though they had a big land for farming, but still they used to do the subsistence farming। subsistence farming आपने बता दिया अच्छे से क्या होता है। then उसके बाद आपने बोला after green revolution the productivity of farmers increased due to which, and they were encouraged to grow crops for market also, which is known as marketed surplus, which resulted in food sufficiency in India, and we were no longer on the mercy of the
फॉरेन नेशन फॉर फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो ऐसे करके आपने पूरा जस्टिफाई कर दिया, पूरा प्रूफ दे दिया कि हाँ ऐसा हुआ था, पहले हम डिपेंडेंट थे फॉरेन कंट्रीज पे फूड ग्रेन्स के लिए, क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, फार्मिंग की हालत बहुत खराब हो गई थी, जो हमने देखा भी था कॉलोनियल पीरियड में, स्टैग्नेशन आ गया था। ठीक है, बट ये इतना नहीं लिखना, आपको सिंपल सी ये लाइनें लिखनी होती है कि सबसे पहले आपने लिख दिया, स्टार्टिंग कर दिया आपने। अब स्टार्टिंग में आपने सबसे पहले बता दिया कि यस ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बता दिया कि यार बिफोर का बता दिया आपने कि बिफोर हाँ ऐसा हुआ था कि ऐसे होता था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके बारे में बता दिया ये क्या होता था कि इवन दो उनके पास बड़े लैंड होते थे बट स्टिल दे वर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स दैट मच क्रॉप्स ओनली विच वर सफिशिएंट फॉर देयर ओन कंजम्पशन। ठीक है, फिर देन उसके बाद बता दिया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और उनको इनकरेज किया गया कि मार्केट के लिए भी बनाओ, एंड यहाँ पर आपने जस्टिफाई कर दिया प्रॉपर रीजंस के साथ। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर इसको लिखते हैं। अच्छा, ये 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो 3 मार्क्स में इनफ है। अगेन मैं बोल रहा हूँ माइंड से अपने ये चीजें हटा दीजिए आप लोग कि यार जितने मार्क्स का है उतना मैं माइंड में लेकर चलूंगा, 4 मार्क्स है। कहीं आपको बोलते हैं लोग, आपके सीनियर भी बोलते हैं भाई इतना नहीं होता है, वो चला गया टाइम, मैं कहता रहा हूँ वो जमाना चला गया, अब नहीं है वो चीज। ठीक है, अगले पे चलते हैं जो कि होता है हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। कैसा होता है हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन? अच्छा, ये पिछले 2-3 साल से आने लग गए हैं अब अच्छे खासे ना। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आपको इंडियन इको में देखने को मिलेगा, मैक्रो में हार्डली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंडियन इको में आपको कैसे देखने को मिलता है, जैसे आपके सामने ये पिक्चर है और हमें क्लियरली दिख रहा है, देखो यहाँ पर वेट ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर कम दिख रहा है, और यहाँ से लोग जाते हुए वहाँ दिख रहे हैं, ये फॉर्मल ये इनफॉर्मल है। तो आइडेंटिफाई द सिचुएशन, और जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है उसे अच्छे से पता होगा कि ये इनफॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करोगे, ज़्यादातर ये वाले जो क्वेश्चन है ना उन चैप्टर से आते हैं, उन अंडरडॉग चैप्टर, यस आई विल यूज द वर्ड अंडरडॉग, उन अंडरडॉग चैप्टर से आते हैं जो नॉर्मली बच्चे ऊपर ऊपर से कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। जैसे एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका एक चैप्टर है, ये वाला आपका एम्प्लॉयमेंट वाले से है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे फिर इनको ये वर्ड्स नहीं पता होगा इनफॉर्मलाइजेशन, तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ वो अंडरडॉग है, उनको इतना हल्के में मत लेना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, वो नेबरिंग कंट्रीज वाला हो गया, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही है, नो डाउट। लेकिन ये जो 2 चैप्टर्स का मैंने नाम लिया जो अंडरडॉग कहलाए जाते हैं, जिनको अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, बहुत ईजी है, ये है वो है, नहीं। पिक्चर बेस आप देखो ज्यादातर इन्हीं से आते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मलाइजेशन आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, फिर ये होता क्या है वो एक्सप्लेन करोगे, जो कि 2 लाइंस में आपका हो जाएगा आराम से। यार व्हेन मोर एंड मोर पीपल शिफ्ट टूवर्ड्स इनफॉर्मल सेक्टर, पहले वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे और वही जो उनका फॉर्मल सेक्टर था वही इनफॉर्मल सेक्टर बन गया। ठीक है, तो वो इनफॉर्मलाइजेशन होता है विच इज़ वेरी बैड। और इससे होता क्या है वो आप लिखोगे कि भैया लेबर लॉज जो है इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, कोई वेज रेट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया जाता निकालने से पहले, ये वो एक्सेट्रा। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑन द इंडियन इकोनॉमी, यही जो आपने लिखा यही सारा इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, और पीपल विल बी ऑन दी क्या होता है वो कि भैया पीपल विल बी ऑन दी एज, पीपल विल बी वर्किंग ऑन दी एज, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क एनी टाइम एट दी विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, डिजायर कि भाई आज काम नहीं है चल निकल, कल फिर रख लिया परसों। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मलाइजेशन है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई नहीं। यस, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग मोर एंड मोर सेक्टर्स अंडर द फॉर्मल सेक्टर, बट स्टिल वी आर वेरी फार वे टू गो। तो ऐसे करके आपने प्रॉपर अपने मतलब एक प्रॉपर पैकेज बनाया है। अब जैसे त्योहारों का टाइम चल रहा है तो एक प्रॉपर हम गिफ्ट रैप करके प्रॉपर बास्केट बना जाते हैं ना, तो ऐसे आपने प्रेजेंट करना है अपना आंसर, सो दैट क्या है ना यार चेकरा खुश हो जाए, भाई मजा ही आ जाए उसको, हो बच्चे ने क्या इंग्लिश यूज की, क्या मतलब फ्रेमिंग करी है। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये आपके पिक्चर बेस्ड है, जिसमें जब तक आपको पिक्चर नहीं समझ में आएगी, इवन तो बहुत इजी पिक्चर्स वो देते हैं क्वेश्चन में, बट स्टिल जब तक आपको वो ये वर्ड्स नहीं पता होंगे, अब जब जिस बच्चे ने इनफॉर्मलाइजेशन वर्ड ही नहीं लिखा होगा अपने आंसर में, मैं जाहिर सी बात देता हूँ 4 में से टीचर 2 से ऊपर देगा ही नहीं, ये लिख के देता हूँ। ज़्यादा ग्रेशियसली चेकिंग करेगा तो 3 दे देगा, बट इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो मेक श्योर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अंडरडॉग चैप्टर कर दो, ज़्यादातर पिक्चर बेस्ड वहीं से आते हैं। अगर हम चले अब हमारी बड़े वाली केस स्टडी से, किससे?
बड़ी वाली केस स्टडी। ठीक है, अब ये बड़ी वाली केस स्टडी बहुत ही ईजी होती है। इनमें ज्यादातर क्या होता है, हमारी केस स्टडी मेरे को तो ये अनसीन पैराग्राफ जैसे लगती है कि आपके पैराग्राफ से ही आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले उसने पूछा डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों को ये वाले क्वेश्चन पता नहीं मुश्किल लगते हैं, मेरे को बहुत ईजी लगते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एज इट इज भी लिख दोगे ना, बस ये 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो 2 + 4 है तो 2 नंबर यहाँ पूरे मिल जाएंगे एज इट इज, अपनी लैंग्वेज नहीं, ये अनसीन पैराग्राफ की तरह ही है। इसको एज इट इज वर्ड्स उतार दो, टीचर 100 पूरे नंबर देगा। नहीं यकीन है तो भैया यही सीबीएसई जब अपना सैंपल पेपर निकालता है साथ में मार्किंग स्कीम निकालता है, चेक कर लेना, सेम उसने यही वर्डिंग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊँ, आपको रीजन बताने हैं कि ग्रीन ग्रोथ में एक्सेलरेशन क्यों कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये लिखा हुआ, द गवर्नमेंट हैज एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ ग्रीन ग्रोथ एज इंडिया इज फेसिंग the grave reality of depleting natural resources, limited supply of water, minerals and fossil fuels। तो ये एक रीजन हो गया आपका। दूसरा हो गया, in a bid to counter the climate threat, India had committed to achieving the net zero by 2070, released low carbon strategy and introduced the concept of lifestyle। और ये आपका सेकंड रीजन हो गया जो एज इट इज आपको लिखना है। हाँ, अगर इसमें आपका मन करे तो थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अगर मन करे अगेन, बट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। मन करे तो आप कर दीजिए, ठीक है, कि यार इट इज इंटीग्रल पार्ट, दैट इज व्हाई इंडिया इज वर्किंग ऑन इट एंड नॉट ओनली इंडिया, मेनी कंट्रीज आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, सो दैट वी ब्रिंग मोर ग्रीनर क्लाइमेट या मोर क्लीन क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और इस ऐसे ही आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं और आई गेस आपको हिंट मिल गई होगी कैसे लिखना है और इनको फॉलो करोगे। देखो कैसे फॉलो करना है आपने, आप जितने हो सके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। आप बुक लेकर आइए, सैंपल पेपर की बुक्स मिल जाएंगी आपकी, जो अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स हैं जिनसे आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पीछे क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन आपने वो पढ़ने नहीं है। क्वेश्चन देख के अपनी आंसर फ्रेमिंग खुद करिए पहले और फिर बुक के साथ मैच करिए और देखिए कि अगर आप खुद चेक करोगे तो क्या कितने मार्क्स दोगे, क्योंकि टीचर भी यही होता है, उसको मार्किंग स्कीम दी जाती है बोर्ड के एग्जाम में, हाफ ईयरली में भी उनके पास मार्किंग स्कीम होती है, तो वो पहले मैच करती है आंसर्स की उसने वो रिस्पेक्टिव वर्ड्स लिखे हैं कि नहीं लिखे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो, लीव अ कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि भैया मेरा तो सिंपल सा कहना है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।